गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिस्कस करेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। एन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट used for detection and measurement. Detection and measurement of small electric current. ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉइल इसके अंदर मूव करती है। तो नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? गैल्वेनोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल is placed in मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। टॉर्क मीनिंग किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। इसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट इसके अंदर लगे हुए हैं? सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ पर, ये हमारी जो ब्लू लाइन मैंने दिखाई हुई, ये हमारी कॉइल्स हैं जिसकी लेंथ हम L लेके चलते हैं और ब्रेड्थ जो है B। तो यानी कि एरिया जो आएगा, एरिया L इंटू B, इसका एरिया आ जाएगा कॉइल का। और n नंबर ऑफ टर्न्स हम इसकी कंसीडर करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी कंसीडर किया हमने? n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स। तो सर्कुलर कॉइल हमने ली हुई है, या सॉरी ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमने कंसीडर की हुई है। इसका नाम भी रख सकते हैं P Q R एंड S। ये हमने कॉइल ली है। इस कॉइल को एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर जो है वाउंड करके रखते हैं हम। और साथ ही अंदर जो है एक सिलेंड्रिकल आयरन का पीस यूज करते हैं। ये सिलेंड्रिकल पीस जो है, क्योंकि आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में यूज होता है। साथ ही साथ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे ये जो ये पीस जो लगे हैं, सिलेंड्रिकल पीस, कनकेव पीस लगे हुए हैं मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ। ये इस तरह से कनकेव है, कनकेव, जो कि सिलेंड्रिकल जो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या लगे हुए हैं यहाँ पे? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और ये किस लिए लगे हैं नॉर्थ और साउथ? कैसे लिए हमने? कनकेव शेप के या सिलेंड्रिकल। किस लिए लिए हुआ है कनकेव या सिलेंड्रिकल? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हमने कनकेव यूज किए हैं, कनकेव मैग्नेट। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से ये एक वायर लगी है, ये वायर ऊपर एक टोरिजन हेड है H, जो मूव कर सकता है।
इसके साथ एक ये जो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यूज करते हैं, इसका स्पेशल मटेरियल होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। किस मटेरियल की है ये? फॉस्फर और ब्रॉन्ज मटेरियल की यूज करते हैं। पहले जो है घोड़े की पूंछ का बाल यूज करते थे इसकी जगह, क्योंकि उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी। जब तक हमें नहीं पता था इन मटेरियल्स के बारे में, तो इनकी इलास्टिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज का यहाँ पर यूज करते हैं। और ये जो स्ट्रिप यूज की जाती है, ये स्ट्रिप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यूज की जाती है, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के लिए चलो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्यों यूज की जाती है ये क्या फॉस्फर ब्रॉन्ज रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो है हमने यूज की है। और यहाँ एक एम जो है ये मिरर लगा हुआ है, और ये मिरर जो है हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। ये एम क्या लगा हुआ है? एक मिरर लगा हुआ है एम। यहाँ पर एम जो है मिरर, ये मिरर लगा है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर लगा होता है। और कॉनकेव मिरर डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए यूज होता है। कि जब कोयल डिफ्लेक्ट करेगी तो उसका डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। टोरिजन हेड का हमने कनेक्शन बना रखा है आउटसाइड, एक वायर लगा करके ये कनेक्शन बना दिया T1, जिसको हम टर्मिनल T1 बोलेंगे। ऐसे ही जो कोयल का नीचे वाला जो एंड है वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग यूज करते हैं, और जो कि इसको वापस पोजीशन में लेके आने के लिए हेल्पफुल है। और इसका हमने कनेक्शन कर रखा है यहाँ पे T2 टर्मिनल के साथ, यानी कि दो टर्मिनल होते हैं गैल्वेनोमीटर के, जहाँ पे हम एक्सटर्नल वायर्स लगाते हैं T1 एंड T2। और पूरे को एक मेटालिक जो है, ये रेड बाउंड्री जो दिखाई हुई है किस लिए है, मेटालिक केज के अंदर हम इसको बंद करके रखते हैं, ताकि बाहर से एयर का कोयल के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोयल के मोशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और ये दो लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं। तो ये हमारा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद आते हैं, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, अपने थ्योरी करते हैं इसकी। थ्योरी में हमें देखो, इसकी थ्योरी करेंगे जब भी हम इस एक्सटर्नल दो टर्मिनल जो है इनको एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो करंट पास होगा। और कॉइल में से जब भी करंट पास होगा, जब भी कॉइल में से क्या होगा, करंट पास, मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, हमने इसमें से करंट पास करवा दिया, ऐसे कॉइल में से करंट पास करवा रहे हैं हम, तो जो करंट पास होगा उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। क्यों? करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। और अगर हमने करंट कितना पास किया, आई करंट हम इसमें से पास करते हैं, सपोज करते हैं आई करंट पास करते हैं, तो टॉर्क जो लगेगा, उस टॉर्क की हमें डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, तो टॉर्क कितना लगेगा। कल हमने फॉर्मूला किया था टॉर्क के लिए, तो वो टॉर्क का जो फॉर्मूला आया था वही हम एज इट इज़ यहाँ पर राइट करेंगे। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्लेन ऑफ कॉइल जो है, अगर हम ये सपोज करें वो पैरेलल है, अगर हम क्या कंसीडर करें, वन प्लेन ऑफ ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने कल किया था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम टॉर्क is experienced by the current carrying coil। तो मीनिंग यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री है और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और टॉर्क का हमने फॉर्मूला निकाला था NIBA कोस अल्फा, कोस थीटा, और या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते थे NIBA साइन अल्फा। तो दोनों में से किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, या थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा 0, इसका मीनिंग कोयल पैरेलल है प्लेन के, कोयल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो टॉर्क आ जाएगा NIB × A। इतना टॉर्क लगता है। और इस टॉर्क की वजह से ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर लगी हुई है, इसके अंदर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे ये रोटेट करेगी, इसके अंदर क्या आएगा, ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, एंगुलर चेंज आएगा इसके अंदर। तो मान लो ट्विस्टिंग एंगल अगर हम यहाँ पे सपोज करें, फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, अगर हम क्या सपोज करें, फाई को सपोज करें एंगल ऑफ ट्विस्ट है, लेट
phi is angle of twist in the phosphor bronze wire. Angle of twist in phosphor bronze wire या स्ट्रिप। तो एक ट्विस्टिंग जो टॉर्क है, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क जो है विल कम इन टू प्ले। रिस्टोरिंग टॉर्क विल कम इन टू प्ले। मीनिंग क्या है? जो ये फास्फर की जो हमने स्ट्रिप ली हुई है, इसके अंदर एक टॉर्क आएगा जो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। यानी कि जब ये रोटेट कर गई थी करंट की वजह से, तो इसके अंदर कुछ ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट इसको वापस रिस्टोरिंग टॉर्क में, मीनिंग क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क देगा जो इसको वापस अपनी पोजीशन में लेकर के आएगा। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ, रिस्टोरिंग लिख देता हूँ REST, रिस्टोरिंग टॉर्क। ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एंगल फाई के, एंगल ऑफ ट्विस्ट के। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाएंगे K। इस K को हम बोलते हैं यहाँ पे ट्विस्टिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग कांस्टेंट या रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्टिंग कांस्टेंट या रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये इसका नाम होता है K का। तो ट्विस्टिंग टॉर्क जो आएगा ये हमारा K × फाई आ गया। ये हमारी इक्वेशन 2। और इक्वेशन नंबर 1 हमारी जो बनी थी, जो टॉर्क किसकी वजह से लगा था? करंट की वजह से लगा था, इसका इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो ट्विस्टिंग टॉर्क के इक्वल आएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क जो है किसके इक्वल होगा? ट्विस्टिंग टॉर्क के। तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से जो हमारा ट्विस्टिंग टॉर्क था, ट्विस्टिंग टॉर्क वो किसके इक्वल आएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क के। तो यानी कि दोनों को हमें इक्वल रखना है। वहाँ से हमारी वैल्यू आई थी NIB × A और यहाँ से हमारी वैल्यू आई K × फाई। तो यहाँ से I फाइंड आउट कर लें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट निकालना है। तो K / NBA × फाई हो जाएगा। अब देखो, किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए K की वैल्यू फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने फिक्स ली हुई है, मैग्नेटिक फील्ड हमने कांस्टेंट लिया, एरिया ऑफ लोब भी हमने कांस्टेंट लिया हुआ। तो I जो आएगा दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट × फाई हो जाएगा। और इस कांस्टेंट को लिखते हैं हम G से, G × फाई। और G होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G क्या है यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यानी कि I जो आएगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। मीनिंग करंट जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन कोयल में प्रोड्यूस होगा, करंट भी उतना ज़्यादा आएगा। यानी कि डिफ्लेक्शन से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। हम एक स्केल जो है लीनियर स्केल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर। क्या चेक करने के लिए? करंट चेक करने के लिए। तो यहीं से हमारे पास 2 छोटे छोटे टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। एक तो हमारा है करंट सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करेंगे। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है गैल्वेनोमीटर के केस में? इट इज़ डिफाइंड एज द, गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी इट इज़ डिफाइंड एज द deflection produced in the galvanometer deflection produced in the galvanometer। करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया? it is defined as the deflection produced in the galvanometer
when a unit current flows through it. यानी कि जो हमारा करंट सेंसिटिविटी है उसको आई एस से लिखते हैं, एस सेंसिटिविटी के लिए, आई करंट के लिए। तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, डिफ्लेक्शन था फाई हमारा, और उसके लिए हमें कितना करंट उसमें से पास करना पड़ा। तो फाई डिवाइड बाई आई जो आएगा, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। यूनिट जो आएगी फाई के लिए रेडियन, अगर हम इसकी यूनिट देखें फाई के लिए क्या हो गए, रेडियन। करंट सेंसिटिविटी की यूनिट रेडियन और पर एम्पियर, क्या हो जाएगी, रेडियन पर एम्पियर, या इसको डिवीजन पर एम्पियर भी बोलते हैं, क्योंकि एक एंगल के लिए एक डिवीजन लगा देते हैं हम यहाँ पे, डिवीजन पर एम्पियर भी बोलते हैं इसको। क्योंकि जब हम गैल्वेनोमीटर बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे डिवीजन बनाते हैं ऐसे, और एक डिवीजन की वैल्यू एंगल के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो एक डिवीजन की जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, तो इसलिए इसको डिवीजन पर एम्पियर भी हम राइट करते हैं। तो ये आ गया करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अगर इसका हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यहीं से। देखो ये जो हमारा यहाँ से रिलेशन था, यहाँ से हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आई एस जो आएगा, आई एस फॉर्मूला था हमारे पास फाई डिवाइड बाई आई। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। आई को अगर इधर ले आए, ये टर्म उधर चली जाए, तो ये रिलेशन आएगा हमारे पास एन बी ए डिवाइड बाई के। यानी कि करंट सेंसिटिविटी जो है यहाँ पे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर ये फैक्टर्स की हम बात करें करंट सेंसिटिविटी के लिए, सबसे पहले वैल्यू आती है एन, नंबर ऑफ टर्न्स की। करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एन को हम बियॉन्ड सर्टेन लिमिट से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशन है यहाँ पे एन के लिए, द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते, क्योंकि अगर हम लेंथ नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे, इसका मीनिंग हम जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ जो है, अगर नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं लेंथ इंक्रीज हो जाएगी कॉइल की, और लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि कॉइल की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, बल्की हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर विल बिकम बल्की। बल्की हो जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे ये गर्म हो जाएगा और बर्न भी हो सकता है। ये तो था फर्स्ट। सेकंड केस करते हैं हम यहीं से मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट से हम इंक्रीज कर सकते हैं। आई एस जो आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी को इंक्रीज किया जा सकता है, और इंक्रीज करने के लिए हॉर्स शू मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है। थर्ड वन जो है आई एस जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, बट एरिया की भी लिमिटेशन है, इसको भी हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते, क्योंकि अगर एरिया इंक्रीज कर दिया, कॉइल का एरिया इंक्रीज करने से ये मैग्नेट के जो दो पीस है इनके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। ठीक है, इस वजह से हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें इसको गैल्वेनोमीटर के अंदर ही रखना है। और थर्ड जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डी। इसमें आई एस जो है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। के जो है के पे डिपेंड करेगा, और के जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्ट्रिप हमने यूज की थी उस स्ट्रिप के मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हम कौन सी स्ट्रिप यूज करते हैं यहाँ पे, फॉस्फर और ब्रोंज की स्ट्रिप यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉस्फर ब्रोंज के लिए फॉर फॉस्फर एंड ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप के इज स्मॉल,
के की जो वैल्यू है वो स्मॉल होती है, यानी कि के जितना ज़्यादा स्मॉल होगा करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। नेक्स्ट यहीं पर कंसीडर करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, जैसे करंट सेंसिटिविटी था ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी भी है। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को Vs से लिखते हैं। तो ये क्या आएगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज जो हमने दो टर्मिनल के बीच में अप्लाई की है। तो इसकी जो यूनिट आएगी, यूनिट रेडियन पर वोल्ट आ जाएगी या डिवीजन पर वोल्ट, ऐसे हम इसकी यूनिट को राइट करेंगे। तो इसका भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो Vs जो आएगा दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई आई इंटू आर, और ये आई इन बाई 5 डिवाइड बाई आई जो था ये था हमारे पास करंट सेंसिटिविटी, तो डिवाइड बाई आर, यानी कि Vs जो आएगा करंट सेंसिटिविटी और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आ जाएगा। ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, अगेन वोल्टेज सेंसिटिविटी जिन फैक्टर पे करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, प्लस एक फैक्टर और आ गया रेजिस्टेंस, इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी कि ये जितने भी फैक्टर हमने डिस्कस किए इन सब पे वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिपेंड करेगी। तो ये था हमारा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बने हैं। देखो अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, करंट कैरिंग कोयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। फिर ये फास्फर ब्रोंज की वायर क्यों यूज होती है, क्योंकि इसके लिए के की वैल्यू जो है वो स्मॉल है। फिर यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल पीस क्यों यूज किया है कोयल के अंदर, ये सिलेंडर जो है आयरन का यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्यों यूज़ करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ये स्प्रिंग क्यों लगा हुआ है, या मिरर क्यों लगा है, मिरर किस लिए लगा, डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए लगा है। और कौन सा मिरर लगा है, कनकेव मिरर लगा हुआ है। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। तो दीज आर फ्यू मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट मूविंग